तो अब अपन एमपी का पार्ट शुरू कर रहे हैं, मतलब एमपी में एक टॉपिक है मध्य प्रदेश की स्थापत्य कला। तो उसमें अपन सारी की सारी बिल्डिंगों को देखेंगे। तो शुरुआत सबसे पहले मैं कर रहा हूँ उन स्थापत्य कलाओं से जिनको यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में ले रखा है, मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में यूनेस्को ने टेक ओवर किया है। तो पहले आप एक चीज समझो कि ये विश्व विरासत स्थल क्या कहलाते हैं। वो नदियाँ, वो झीलें, वो जगहें, वो स्मारक या वो बिल्डिंगें जो आगे आने वाली पीढ़ियों को पुराने इतिहास का गौरव बताती रहेंगी, आने वाली मानवता को पुरानी चीज़ों के बारे में डिक्लेयर कराती रहेंगी, या अपने साथ हो चुकी घटनाओं को ताउम्र जिंदगी भर आने वाली पीढ़ी को बताती रहेंगी, यूनेस्को उनको शामिल करता है विश्व विरासत स्थल में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए कौन उत्तरदायी होता है, तो यूनेस्को संगठन। तो मध्य प्रदेश में कुछ स्थापत्य कृतियां हैं। यदि मैं चौथे और पांचवें को छोड़ दूं, क्योंकि 2021 में इनको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है, इसके पहले केवल और केवल तीन थी। तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी। जैसे मैं आपसे पूछूं भीम बैठका, तो भीम बैठका जो है जिला रायसेन में है ये, पहला क्वेश्चन। दूसरा, सांची के बौद्ध स्तूप भी रायसेन जिले के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा है खजुराहो के मंदिर छतरपुर जिले में आते हैं। तो ये तीन है दरअसल में 1921 से पहले जिनको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा था। अब आप 2021 में देखो, और 2021 में दो चीजों को किया गया। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर को एक्सेप्ट कर लिया गया, और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद को एक्सेप्ट कर लिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, मध्य प्रदेश में वो कौन सा सबसे पहला जगह है या स्थल है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में चुना गया था। तो ये चीज आप कभी नहीं भूलेंगे। आप यहाँ सन देख सकते हो, तो भैया जी निकल के आ रहा है 2003, ये 2086, मतलब निश्चित रूप में खजुराहो के स्मारक और खजुराहो के मंदिर वो हैं जिनको सबसे पहले मध्य प्रदेश में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में चुना गया है। उसके बाद किनको चुना गया है, नवासी मतलब सांची के स्तूप, देन 2003 भीम बैठका, और अब 2021 में दो चीज। मतलब कहने का मतलब है यूनेस्को ने 5 मध्य प्रदेश के स्थलों को चुना है। तो चलो जरा शुरुआत करते हैं सबसे पहले भीम बैठका से। तो भीम बैठका जो है आपने सुना होगा और पढ़ा होगा कि ये वो गुफाएं हैं जहां कभी आदि मानव रहा करते थे। तो विश्व की जितनी भी गुफाएं जहां इंसान रहा करता था, सबसे पुरानी गुफाएं आदि मानव की यदि कोई है पूरे विश्व में, न केवल इंडिया में, पूरे विश्व में, भारत अरब को छोड़ दो, तो वो यही गुफाएं हैं। और इसलिए इनको कहते हैं आदि मानव का घर। मतलब आदि मानव कहाँ रहा होगा, अफ्रीका में भी रहा होगा, अमेरिका में भी रहा होगा, हिंदुस्तान में भी रहा होगा, बड़ी बड़ी नदियों के किनारे सभ्यताएं पनपी हैं। लेकिन सबसे पुरानी गुफाएं, और कितनी गुफाएं दिया है भीमबेटका में, 400 गुफाएं हैं। उन 400 गुफाओं को आदि मानव का घर कहते हैं। इतिहासकार ऐसा बोलते हैं कि ये पाषाण काल से संबंधित समय की गुफाएं हैं, और पाषाण काल में भी स्पेशली पुरा पाषाण काल के संबंधित समय की घटनाएं। मतलब भीम बैठका में जो गुफाएं बनाई गई हैं, जो चित्र वित्र वगैरह बनाए गए हैं, पेंटिंग वगैरह बनाई गई है, वो पुरा पाषाण काल के अंतर्गत की बनाई गई दरअसल गुफा और पेंटिंग। तो ये चीज आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिस व्यक्ति ने खोज करी थी उसका नाम है विष्णु श्रीधर वाकड़कर, और इनको 2003 में क्या दिया गया है, यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं आजकल एक चीज देखता हूँ कि यूट्यूब वगैरह में जो लोग पढ़ा रहे हैं, तो वो लोग किस तरह से पढ़ा रहे हैं कि भीम बेटका की गुफाएं कहाँ हैं, रायसेन में है, और इनकी खोज किसने करी थी, श्रीधर वाकड़कर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं सांची स्तूप। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये बहुत खतरनाक प्रोसेस है पढ़ाने की। क्यों? क्योंकि आप जैसे 250 पूछते हैं, और आपको भी पता है 250 पूछते हैं मतलब कट ऑफ जाना है 80+। तो यदि आपने एक भी इंफॉर्मेशन छोड़ दी, एक भी इंफॉर्मेशन यदि आपने छोड़ दी, और उनको तो सिलेबस जल्दी कराना है, तो इसलिए वो तो एक दो चीजें बताएंगे। जैसे उन्होंने सांची में बताया कि सांची के स्तूप कहाँ पर है भैया, रायसेन जिले में, और नाम बता दिया कि अशोक के बारे में अशोक ने बनवाया था, और चलिए हो गया। अब आप देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इसलिए मैं जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं एक एक लाइन इसलिए बताता हूँ। जैसे मैंने ये चीज आपको क्यों बताई भैया जी कि विश्व विरासत स्थल को कौन शामिल करवाता है, तो यूनेस्को, क्योंकि ये क्वेश्चन है।
और कई बार ये लाइनें लिखी रहती हैं लेकिन हम नहीं समझ पाते, तो इसलिए मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ। जैसे मैंने बताया ये कि 2021 से पहले वास्तव में कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल है हिंदुस्तान में स्थापत्य कलाएं, तो 3, उसमें सबसे पहली कौन सी। तो ये ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं जिनको कई बार हम अभी सन याद करने में लगे, 2003 1989 1986 को सीधे पूछता है कि यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश की सबसे पहली संरक्षित इमारत कौन सी है, तो लोग चकरा जाते हैं। तो इसलिए मैं एक एक लाइन बता रहा हूँ और ये सब क्वेश्चन है, मैं पहले ही आपको बताया। जैसे सांची के स्तूप जो रायसेन जिले में है, किन्होंने बनवाया था भैया जी इनको, तो अशोक ने इनका निर्माण शुरू करवाया था, तो ये तो आपको पता होगा। लेकिन आजकल पूछते कि कौन सी सदी में शुरू करवाया था, तो तीसरी शताब्दी में सांची के स्तूप बनने शुरू हो गए थे। अब आप देखो क्वेश्चन का लेवल और कैसे बढ़ाता है इसमें। जो बनाया गया था 5 और 7वीं शताब्दी में सर। 5वीं शताब्दी में, 5 और 7वीं। तीसरी शताब्दी है यार, मैंने तो देखा है। चलो मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ इसको, ठीक है, इस पर डाउट रहेगा आगे देख लेंगे। तो अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो है ये किससे बनाया गया है, तो जनरली ये बनाया गया है ईंटों से। सोचो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मेन गुंबद है उसका साफ शेप कैसा है, तो अर्ध गुंबदाकार है। वास्तविकता में बनाया था मौर्यों ने, इसको बनाया था अशोक ने, लेकिन गुप्त काल में इसका नाम पड़ जाता है काकीनाड। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बनवाया अशोक ने था इसको, लेकिन इसके चारों तरफ जो रेलिंग डाली गई है, जो पट्टियां डाली गई हैं, वो उस व्यक्ति ने डाली हैं जिसको बौद्ध धर्म का संधारक कहते हैं। नाम है सुंग, और सुंगों में है पुष्यमित्र सुंग। मतलब जो रेलिंग है या दीवारें हैं वो किसने बनाई है भैया जी, पुष्यमित्र सुंग ने बनवाई। ये थोड़ी सी चीज आप याद रखना। अब यदि मैं पूछूं कि यूनेस्को सांची के स्तूपों को कब वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में लेकर आता है, तो 189 को लेकर आता है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं जो आपने पढ़े होंगे। लेकिन अब क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड चेंज हुआ है। अब देखो सांची से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कौन सा है, नो डाउट सांची। प्रेम, शांति, विश्वास और साहस का प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य कृति को कहा जाता है, आंसर है सांची, क्योंकि बौद्ध धर्म से संबंधित है। खोजकर्ता का नाम तो आपको पता होगा, लेकिन आजकल डिस्कवरी ईयर पूछता है 1818। और दूसरी चीज, उत्खननकर्ता का नाम पूछता है जॉन मार्शल, लेकिन उसमें भी ईयर पूछता है। अब सांची के जो स्तूप बने हैं 3 स्तूप, इसमें से मेन तो बुद्ध की अस्थियां हैं, लेकिन उनके 2 शिष्य जो हैं उनकी भी अस्थियां रखी गई हैं। एक है सारीपुत्र और एक है मोगलीपुत्र शिष्य। और विद्याधर जो है उसने गजनी, मोहम्मद गजनी से जीत की खुशी में बनवाया था कंदरिया महादेव का मंदिर। तो कंदरिया महादेव का मंदिर जो है, मेरी बात ध्यान से सुनना, उसकी नींव, उसकी शुरुआत 999 मतलब राजा धंग के समय से हो चुकी थी। ये चीज जरूर याद रखना, क्योंकि एक क्वेश्चन अभी ऐसा आया कि कंदरिया महादेव का मंदिर संबंधित है, तो उसमें विद्याधर ऑप्शन में नहीं है, तो राजा धंग को राइट आंसर माना उन्होंने। क्यों? क्योंकि कंदरिया महादेव के मंदिर की जो बेसिक नींव है वो दरअसल में राजा धंग ने डिजाइन करी थी 999 में। ये बात हमेशा याद रखना। और यही जो कंदरिया महादेव का मंदिर है, ये खजुराहो में जितने भी मंदिर हैं उनमें सबसे बड़ा भी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ऊंचा भी है। दूसरा क्वेश्चन, यशोवर्मन का नाम जब भी आता है तो आपको ये चीज जरूर मिलती है कि विष्णु प्रतिमा स्थापित करी थी, परंतु कहां से पाई थी, प्रतिहार राजा राजपाल देव को हराकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चंदेल शासक हैं, किलर है ये चीज, और प्रतिहार राजा राज्यपाल को दरअसल में हराकर ये दरअसल में उन्होंने प्रतिमा जीत की खुशी में लेकर आए थे, ये अपने खजुराहो और वहां स्थापित कराया था। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि कौन सी वो अमानत है या विश्व धरोहर सूची में सबसे पहले कहाँ तवज्जो दी गई है, तो खजुराहो को तवज्जो दी गई है। 1986 में मध्य प्रदेश के सबसे पहले इसी दर्शनीय स्थल को सम्मिलित किया गया है। ध्यान रखना, मुझे यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करना था इसलिए थोड़ा पीछे जाया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने सुना होगा अफ्रीका, तो उत्तरी अफ्रीका जो है उसमें एक प्रदेश है जिसका नाम है मोरक्को। बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉइस कम आ रही है, क्या सही है? क्या ये चीज वॉइस कम आ रही है क्या मेरी, कि बराबर आ रही है? नहीं आ रही है। ठीक है, अगर नहीं आ रही हो तो एक बार फिर से रिकनेक्ट हो जाने जरा। तो मैं ये कह रहा था कि अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है वर्तमान में मोरक्को,
वहां से एक यात्री आया जिसका नाम है इब्न बतूता। मैंने बताया था आपको एमबीटी के समय में आया था, अभी 2 दिन पहले मैंने हिस्ट्री पढ़ाई थी तो इसके बारे में। अब ध्यान से सुनना, इसने एक बुक लिखी थी, उसका नाम है रहला, शायद ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। और फिर इसी इब्न बतूता को क्या किया जाता है, चीन भेजा जाता है राजदूत बनाकर। तो यही रहला किताब में खजुराहो मंदिर का भी उल्लेख मिलता है, और खजुराहो मतलब एमपी। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है कि निम्नलिखित में से खजुराहो मंदिर का सबसे पहले वृत्तांत किस दार्शनिक ने किया या किस इस्लामिक दार्शनिक ने किया। सो आंसर है इब्न बतूता, ये याद रखना इंपॉर्टेंट। ठीक है, चल अब चलते हैं आगे। अब अपन पढ़ते हैं गुप्त काल में कौन कौन सी स्थापत्य कृतियां बनी हैं। तो आजकल ये क्वेश्चन बहुत ट्रेडिशन में चल रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थापत्य कृति का संबंध गुप्त काल से नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गुप्त काल में कौन कौन सी बनी है। आपने सुना होगा बाघ की गुफाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आपने सुना होगा उदयगिरी की गुफाएं। तो ये दोनों का संबंध गुप्त काल से है। क्वेश्चनों की भरमार है, इसलिए बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, एक बार पढ़ा रहा हूँ हमेशा समझ लेना। बाघ की गुफाएं धार जिले में आती हैं, जबकि उदयगिरी की गुफाएं विदिशा जिले में आती हैं। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाघ की गुफाएं जो हैं ये वास्तव में विंध्याचल पर्वत को कट किया है। अच्छे से देख लो, विंध्याचल पर्वत को कट किया। दूसरा क्वेश्चन फिर शुरू हो गया, विंध्याचल पर्वत को कट किया और विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियों में ही दरअसल में ये बनाए गए। अब क्या बनाए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट तीसरा क्वेश्चन, बौद्ध विहार, मतलब बौद्धों के रुकने के स्थल बनाए गए हैं जहां पर बौद्ध चित्रांकन या बौद्ध चित्रकृति मिलती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, बाघ गुफाओं का संबंध किस धर्म से है। तो ये चीज आप याद रखेंगे, सबसे पहला बौद्ध धर्म से। अब इसके बाद आता है किसने निर्माण किया है। तो मैं पहले ही बता चुका, गुप्त शासकों ने बाघ गुफाओं का निर्माण किया है। अच्छा, अब आता मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कई लोग इनको कहते हैं कि ये 5वीं शताब्दी की है, कई लोग इनको कहते हैं 7वीं शताब्दी की है। बहरहाल ये किसी भी शताब्दी की रही हो, मतलब 5वीं से 7वीं शताब्दी के बीच में बाघ की गुफाएं थी। और याद रखना, बाघ की टोटल कितनी गुफाएं थी, 9 गुफाएं थी या 9 स्मारक थे। और मैंने आपको पहले ही पढ़ा है कि विंध्याचल पर्वत को कट करके ये डिजाइन की गई, और इनके अंदर आपको बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र और आलेख वगैरह मिल जाएंगे। मैं आपको बता ये रहा था कि 5वीं से 7वीं शताब्दी के बीच में ये गुफाएं 9 बनती हैं, परंतु 10वीं शताब्दी आते आते ये खंडहर में तब्दील हो जाती है। मानो बौद्ध धर्म के लोगों ने इनके महत्व को भुला दिया। और यहाँ जो है विंध्याचल की पहाड़ियां जंगलों से घिरा एरिया है, तो यहाँ दरअसल में बाघ रहा करते थे इन्हीं खाली जगहों पर आकर। तो इसलिए दरअसल में इनका नाम पड़ गया बाघ की गुफाएं। तो ये भी कॉन्सेप्ट है कि बाघ की गुफाएं कहने का इसका मंतव्य क्या था। तो यही है कि 5वीं से 7वीं शताब्दी तक तो ठीक है, 10वीं शताब्दी तक आते आते बौद्ध धर्म ने इनके अस्तित्व को भुला दिया, और फिर जंगलों के बीच में यहाँ बाघ शरण पाया करते थे या रहा करते थे, जिस कारण से इस तरह से। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, देखो इस तरह के क्वेश्चन आजकल चल रहे हैं कि खालिस्तान की गुफाएं पूरे भारत में एक चट्टान को काटकर बनाई गई सबसे बड़ी गुफा का उदाहरण कौन सा है। याद रखना, एक चट्टान जिसको पूरी तरह से कट किया और उसी के बीच में दरअसल में गुफा बना दी गई, तो वो है धार मतलब बाघ की गुफाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। ये 10 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल, यदि आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो आपको वहां पर मिलती हैं अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं जो हैं वो बिल्कुल समकक्ष मानी जाती हैं, या बिल्कुल समकालीन मानी जाती हैं, या बिल्कुल जैसे मानी जाती हैं, जैसे मैं अगर बोलूं कि मध्य प्रदेश के धार में यदि बाघ गुफाएं बन रही थीं, तो बिल्कुल उसी तरह से महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बन रही थीं अजंता की गुफाएं। मतलब मध्य प्रदेश का संबंध महाराष्ट्र से, धार का संबंध औरंगाबाद से, और बाघ गुफा का संबंध अजंता की गुफाओं से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 बार आया हुआ। अब इसको घुमा घुमा के पूछते हैं, मध्य प्रदेश में अजंता गुफाओं के समकक्ष कौन है। तो भैया मध्य प्रदेश में यदि महाराष्ट्र में अजंता गुफाएं बन रही थी, तो उस समय मध्य प्रदेश में धार की गुफाओं का निर्माण हो रहा था, मतलब बाघ की गुफाएं। और क्वेश्चन पूछा जाता है अजंता की गुफाओं के समकालीन कौन थी, तो भी आंसर होगा बाघ। मैं एक एक वर्ड इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पूरे क्वेश्चन यही है
आपने मात्र इन्हीं चीजों को दिमाग में रख लिया कि अच्छा बाघ की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, अच्छा बाघ की गुफाएं विंध्याचल पहाड़ियों पर स्थित हैं, बाघ की गुफाएं विंध्याचल पर्वत को काट करके बनाई गई हैं, बाघ की गुफाएं गुप्त शासकों ने बनाई हैं, तो लो आपको पूरे क्वेश्चन तैयार हो, एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं छूटा। इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हालांकि आपको ये चीज बनती है, लेकिन फिर भी कोई छोटी सी चीज आप मिस ना कर दो, इसलिए मैं पूरा फोर्स लगा रहा हूँ, है ना। जैसे अब आते हैं अपन उदयगिरी की गुफाओं में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उदयगिरी की गुफाएं विदिशा जिले में हैं और गुप्त राजा था एक चंद्रगुप्त, उसका एक मंत्री था जिसका नाम है वीरसेन, उसने बनवाई है ये गुफाएं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि धार में यदि कहा बाघ की गुफाएं हैं तो विदिशा में उदयगिरी की गुफाएं हैं, और गुप्त राजा का मंत्री जो है वीरसेन, उसके द्वारा इन गुफाओं का निर्माण किया गया है। अब और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस समय पे इनका नाम था नीचे गिरी। नीचे गिरी का मतलब है कि काफी ऊंचाई पर ये गुफाएं हैं और नीचे देखने पर काफी डर की अनुभूति होती थी, तो इनको नीचे गिरी भी बोला जाता है। और उससे भी इंपॉर्टेंट, अब बनवाया किसने था वो तो ठीक है, लेकिन इनका नाम उदयगिरी की गुफाएं पड़ा तो पड़ा क्यों, तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति का नाम मिलेगा, भोज राजा, राजा भोज। और मैंने कई बार आपको बताया कि राजा भोज किस वंश से संबंधित है, परमार वंश से संबंधित है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। इन्हीं का पौत्र है उदयादित्य, तो यही उदयादित्य के नाम पर दरअसल में उदयगिरी नाम पड़ा है विदिशा की इन गुफाओं का। तो यदि कोई पूछे कि निर्मित किसने करवाया, तो आप बोलेंगे कि भैया जी गुप्त शासक चंद्रगुप्त का मंत्री है जिसका नाम है वीर सिंह, लेकिन नामकरण किसके आधार पर हुआ, तो ये उदयादित्य। ये चीज आप याद रखेंगे, परमार वंश के राजा। मतलब उदयगिरी की गुफाएं, ध्यान से सुनना मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, उदयगिरी की गुफाएं गुप्त शासकों के द्वारा बनवाई गई हैं, लेकिन उदयगिरी की गुफाओं का नामकरण परमार शासकों द्वारा किया गया है। तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि उदयगिरी की गुफाओं का संबंध गुप्त शासकों से, परमार शासकों से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर आपको भी पता है कि क्या होगा। तो ये ध्यान रखना थोड़ी सा। किस शताब्दी में बनी है, अच्छे से देख लो, 4 से 5वीं शताब्दी में बनी है, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको छोड़ो। अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि 9 स्मारक हैं बाघ की गुफाओं में, तो निश्चित रूप में जो ये गुफाएं हैं उदयगिरी की, यहाँ टोटल 20 गुफाएं हैं, और इन 20 गुफाओं में आपको टोटल पूरी तरह जैन धर्म की चीजें ही मिलेंगी, परंतु परंतु जो गुफा नंबर 4 है उसमें आपको हिंदू धर्म का शिवलिंग मिल जाएगा, और गुफा नंबर 5 में आपको विष्णु की प्रतिमा मिलेगी वाराह रूप में। तो अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए, कौन से, बाघ की गुफाओं का संबंध किस धर्म से है, आंसर है बौद्ध धर्म से है। तो क्वेश्चन आएगा जैन धर्म से कौन सी गुफाएं संबंधित हैं, उदयगिरी की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। इस तरह से क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, तो प्लीज इनका जरा ध्यान रखना। अब चलते हैं आगे की तरफ। परमार राजाओं ने अलग से एक गुफाएं बनवाई हैं, याद रखना यहाँ नामकरण है, यहाँ बनवाई है भर्तहरि की गुफाएं। राजा भर्तहरि के बारे में आपने सुना होगा, जिनको छला गया था, उन्हीं के सम्मान में जो परमार राजा हैं, जैसे राजा भोज हो गए, है ना, इन्होंने ही भर्तहरि की स्मृति में, राजा भर्तहरि की स्मृति में इन गुफाओं का निर्माण किया है। अब आप खुद देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, कौन कब बना, ये 4 से 5वीं शताब्दी में बनी उदयगिरी की गुफाएं, ये 5वीं से 7वीं शताब्दी में बनी, और जो ये हैं ये 11वीं शताब्दी में बनी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित गुफाओं में सबसे प्राचीन कौन है, तो अभी आप देख लो कि सबसे प्राचीन कौन है, जो सबसे पहले बनी, मतलब 4वीं शताब्दी से बनना स्टार्ट हो गई उदयगिरी की गुफाएं। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि ये कहाँ पर स्थित है भैया, भ्रतहरि की गुफाएं, तो आप बोलेंगे उज्जैन से 12 किलोमीटर दूर चलो, तो याद रखना आजकल उज्जैन शब्द देता ही नहीं है, वो ये वर्ड देता है कालिया देह महल के समीप, तो आपने ये टाइप करना है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब इसमें और भी बहुत सारी चीजें थी जो मैं बता सकता था, लेकिन बेफिजूल काम की होती हैं आपके, इसलिए केवल वही जो पूछा जाता है मैं आपको बता रहा हूँ। आप बिल्कुल मेरे साथ मेहनत करते चलो, आपसे पूरे ए टू जेड एक तरफ से क्वेश्चन बनेंगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन ला के रख दिया जाए, लेकिन शर्त यह कि इतनी बारीकी से यदि आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर रहेगा, ध्यान रखना। चलते हैं आगे, है ना। अब आते हैं अपन पांडव गुफाओं में। जैसा नाम से ये स्पष्ट है कि पांडवों ने निश्चित रूप में अपना अज्ञातवास काटा है। आपने सुना होगा जब द्रौपदी को हार जाते हैं, तो द्रौपदी को हार जाने के बाद में फिर
महल दांव पर लगा देते हैं अपना, और देन फाइनल में उस महल से बाहर निकलना पड़ता है। तो जब ये अपना अज्ञातवास काट रहे होते हैं पांडव, तो कुछ वनवास का जो समय है वो इन गुफाओं में काटा है, इसलिए नाम पड़ गया पांडव गुफाएं। तो ये बिल्कुल सिंपल। अब ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पांडव गुफाएं कहाँ पर हैं? तो भैया एकमात्र मध्य प्रदेश का जो हिल स्टेशन है वहां पर है, मतलब पचमढ़ी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, तो ये बस आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब अपन बहुत सारी देखो गुफाएं गुफाएं पढ़ रहे हैं, तो कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने एक साथ लिख दी। एक है बिलोबा की गुफाएं। हालांकि बिलोबा की गुफाएं जो हैं भगवान भोलेनाथ को समर्पित हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आता है अब, कि 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान जब भतहरी गुफाएं बन रही थी, तो उसी समय पर ग्वालियर में बन रही थी बिलोबा की गुफाएं। ये ध्यान रखना कि भतहरी की गुफाएं बन रही थी कहाँ पर? उज्जैन में। तो निश्चित रूप में उसी शताब्दी में या उसी समय के समकालीन ग्वालियर में बन रही थी बिलोबा की गुफाएं। तो ये हो गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर ये चीज? अब आता है आदमगढ़ की पहाड़ियां। ये वही है जिसको आपने हिस्ट्री में शुरू में पढ़ा था कि आदमगढ़ की पहाड़ियां जो हैं वो कहाँ पर हैं? होशंगाबाद जिले में होती हैं। अब आता मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, ये केवल और केवल क्वेश्चन नहीं, लगभग दुनिया के 100 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंडोला महल जो है वो कहाँ पर है। तो आपने शायद सुना होगा कि मालवा का शासक बाज बहादुर था, और इन्हीं की प्रेयसी रानी रूपमती। ये दोनों के दोनों संगीत विद्या में काफी निपुण थे। इनका गायन और वादन दूर 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 देशों तक फैला था। इसी वजह से अकबर ने इनके साम्राज्य मालवा पर सबसे पहले आक्रमण किया था। तो यहीं पर जो राजधानी थी दरअसल में मालवा के शासक बाज बहादुर की, वो थी मांडू। और मांडू दरअसल वर्तमान में धार जिले में आता है। तो अब अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि हिंडोला महल का संबंध किससे है, तो याद रखना हिंडोला का मतलब है झूलती हुई इमारत। देखने में ये जो विषय वस्तु है ये झूलती हुई इमारत के जैसी दिखती है। इसके जो बाह्य दरवाजे हैं वो 77 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। तो मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी इमारत जिसके बाह्य दरवाजे 77 डिग्री सेंटीग्रेड एवं 77 डिग्री के कोण पर यदि झुके हैं, तो वो हिंडोला महल ही है। और जो कि धार में तो है, लेकिन धार के मांडू में है। और इसी मांडू को कहते हैं सिटी ऑफ जॉय। और सिटी ऑफ जॉय मतलब आनंद की नगरी। और आपको भी पता है आनंद लेने के लिए यहाँ पर आया करते थे अकबर, जहांगीर, शाहजहां। मतलब प्राकृतिक मनोरम दृश्य काफी हैं। जंगलों के बीच में बसा ये स्थल है, हरियाली से ओतप्रोत है, झरने हमेशा यहाँ बहते रहते हैं अपने पर्टिकुलर सीजन में। इसलिए इस दृश्य को देखकर बड़ा आनंद का अनुभव होता है। इसलिए मांडू को सिटी ऑफ जॉय या आनंद नगरी भी कहते हैं। और 3 मुगल शासकों का संबंध यहाँ से है, याद रखना, अकबर, देन जहांगीर, देन शाहजहां। वो टाइम निकाल निकाल के यहाँ पर आया करते थे। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो मांडू है जहां पर हिंडोला महल है, अच्छा ध्यान से सुनना, हिंडोला महल रानी रूपमती और बाज बहादुर को समर्पित महल है। परंतु यहीं पर पास में 2 अन्य महल भी हैं जिनको एमपीपीएससी बहुत पूछती है। एक है जहांगीर महल और दूसरा है जहाज महल। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं। अब एक और क्वेश्चन मैंने नीचे लिख दिया है जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यदि मैं आपसे पूछूं कि रानी रूपमती कहाँ की रानी थी, तो आपको कहना है कि मांडू की रानी थी। यदि मैं आपसे पूछूं कि बाज बहादुर कौन था, तो आपको कहना है मालवा का शासक था। अब ये सबको पता है, लेकिन क्वेश्चन आजकल पूछा जाता है ये, मालवा का अंतिम सुल्तान कौन है? तो मालवा का अंतिम सुल्तान बाज बहादुर है। सन 1561 में अकबर आक्रमण करता है, लेकिन याद करो उस आक्रमण के दौरान अधम खां जब आक्रमण करता है तो ये भाग जाता है। और जब अधम खां आक्रमण करता है और ये भाग जाता है, और 1 साल तक दुर्भिक्ष की तरह अपना जीवन व्यतीत करने के बाद में अंततः ये 1 साल के बाद मर जाता है, मतलब 62 में। परंतु आज भी ये जो वादियां हैं, कहाँ की वादियां? मांडू की जो वादियां हैं, ये इनके प्रेम को, मतलब रानी रूपमती और बाज बहादुर के प्रेम को आज भी बताती हैं। कहाँ? आनंद की नगरी या सिटी ऑफ जॉय में। और यही सिटी ऑफ जॉय में कौन से महल हैं? हिंडोला महल एवं जहाज महल अवस्थित है। तो ये मैंने आपको पहले ही क्लियर करा दिया, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद जितनी भी चीजें आ रही हैं वो सब वन लाइनर फैक्ट है।
अगर आपने इन सब को तैयार किया तो समझो आपके पाले में लगभग लगभग पूरे के पूरे क्वेश्चन चले गए और आप बिल्कुल निष्फिक्र होकर सारा टेस्ट के क्वेश्चन हल कर लोगे। परंतु पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपने नाम सुना होगा वीर सिंह बुंदेला का। ये वीर सिंह बुंदेला वही है जो जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या कर देता है, और इसी वीर सिंह बुंदेला ने दतिया में बनवाया था गोविंद महल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसी गोविंद महल को कहा जाता था वीरदेव महल अपने नाम पर। परंतु कई किताबें कहती हैं कि ये दोनों वर्ड बहुत आसान हैं, इसलिए कठिन क्वेश्चन ये है पुराना महल कहाँ पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छे से देखो, दतिया में, और इसी को कहते हैं सतखंडा महल, मतलब 7 खंडों में बटा हुआ ये महल। सबसे महत्वपूर्ण बात कि पूरा महल खड़ा हो गया, परंतु लोहा नहीं है, लकड़ी नहीं है, केवल बालू और ईंट, और बस इसी के जरिए पूरा का पूरा महल खड़ा करके रख दिया। इसलिए ये 7 आश्चर्यों में शुरुआत में गिना जाना था, परंतु किसी कारण से इसको फिर 7 दुनिया के अजूबों में शामिल नहीं किया। परंतु ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आज भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन सा महल है जो बिना लोहे और बिना लकड़ियों के बनाया गया है। तो याद रखना, या तो सतखंडा महल ऑप्शन देगा, इसी को आजकल बोलने लगे पुराना महल, क्योंकि खंडहरों का मात्र ढेर या अवशेष है। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि भैया जी किसने बनवाया है ये महल, तो याद करो जरा, सोल बुंदेला शासक है वीर सिंह जूदेव, और ये घटना कब की है, 1618 की। और अकबर कब मरता है मेरे भाई, सन 1605 में मरेगा। और 1605 के बाद निश्चित रूप में किसका शासन होगा, जहांगीर का शासन होगा। तो अगला क्वेश्चन फिर तैयार है, बुंदेला शासक वीर सिंह जो हैं ये किसके समकालीन है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब अबुल फजल को इन्होंने मार दिया जहांगीर के कहने पर, तो जहांगीर के समकालीन। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है जय विलास महल। सबसे पहले आपको 2 अंग्रेजी साइंटिस्टों के नाम याद रखने हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल का नाम याद रखना है, और उससे भी इंपॉर्टेंट है माइकल फेलोन्स का नाम याद रखना है। इसमें माइकल फेलोन्स आप जरूर वर्ड दिमाग में रखेंगे, क्यों, क्योंकि भैया ये वही व्यक्ति है जिन्होंने सिंधिया परिवार के लिए राजमहल डिजाइन किया है ग्वालियर में, और इसी ग्वालियर में 2 लोगों की तलवारें भी रखी हुई हैं, और उन 2 लोगों में एक बाप है और एक बेटा है। तो बेटे का नाम है औरंगजेब, जिसको जिंदा पीर कहते हैं, और प्रेम की इमारत बनाने वाला शाहजहां। तो याद रखिएगा, जो जय विलास महल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जय विलास महल कहाँ पर है, आंसर है ग्वालियर में। और ये सिंधिया परिवार का राजसी महल है, मतलब सिंधिया परिवार के बड़े बड़े लोग जो हैं, मतलब घराने के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर निवास करते हैं। परंतु यदि मैं आपसे पूछूं कि इस महल का स्थापत्यकार कौन है, तो आपको ये 2 नाम जरूर बोलने हैं। परंतु जिस सिंधिया शासक ने इसको बनवाया वो जीवाजी राव सिंधिया थे, ये आप जरूर याद रखेंगे। यहाँ से 3 क्वेश्चन है कि सिंधिया परिवार का राजमहल क्या कहलाता है, जय विलास महल, मतलब जहाँ परिवार के सारे मेंबरान रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कहाँ पर स्थित है, तो ये तो हर कोई बता देगा, ग्वालियर में स्थित है। और याद रखना ये सिंधिया भी मराठा साम्राज्य के पार्ट ही है दरअसल में, जैसे होलकर उसी तरह से ये भी। और अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो सिंधिया परिवार का निवास स्थल है, मतलब जीवाजी राव के द्वारा बनवाया गया जय विलास महल, यहाँ कौन से मुगल शासकों की तलवारें रखी हुई हैं, याद रखना, जिन्होंने ताजमहल बनवाया और जो जिंदा पीर कहलाता है, या जिसका मुगल काल में सबसे बड़ा एम्पायर था, द नेम इज औरंगजेब। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अब उसके बाद आता है असीरगढ़ का किला। तो असीरगढ़ का किला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करो अकबर 1605 में मरेगा, तो 1605 में अकबर मरने के पहले जो अंतिम अभियान करता है, याद रखना अकबर का अभियान शुरू हो जाता है 1561 से, अच्छे से देखो, और मालवा के बाज बहादुर पर पहला अटैक करता है, और अकबर का अंतिम अटैक है 1601, मतलब 40 साल तक अकबर ने लगातार आक्रमण करके लगभग लगभग 18 की, आई डोंट नो, लगभग लगभग कितने सूबों को, 18 तो औरंगजेब के समय में थे, नहीं नहीं 21 औरंगजेब के समय में थे, लगभग लगभग 18 सूबे अकबर के समय में थे, उनको अपने साम्राज्य में मिलाया है।
मतलब औरंगजेब के पहले या औरंगजेब के बाद यदि किसी ने पूरे भारत को जीता है मुगलों में, तो आंसर है अकबर। लेकिन सबसे बड़े साम्राज्य को जीता है, 21 सूबों को जीता है पूरे में औरंगजेब ने। तो ये थोड़ा याद रखना। तो लास्ट जो अटैक था अकबर ने किया असीरगढ़ के किले पर, और असीरगढ़ का किला जो है, जब से सेपरेशन हो गया है तब से असीरगढ़ का किला अब बुरहानपुर में आता है। और यहीं से आप यदि असीरगढ़ के किले को जीत लेते हो तो साउथ इंडिया में इजीली एंटर हो जाओगे, मतलब महाराष्ट्र डिवीजन आप आ जाओगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दो। पहला क्वेश्चन कि असीरगढ़ का किला कहाँ स्थित है, तो नो डाउट आंसर आपका सही है, बुरहानपुर। परंतु यही जो किला है असीरगढ़ का किला, यही अंतिम आक्रमण था अकबर का, जिसको अकबर ने जीता भी है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अकबर का अंतिम विजयी आक्रमण, जैसे शेरशाह सूरी का अंतिम विजयी आक्रमण था कलिंजर का किला, जीता गया है लेकिन मर गया, बिल्कुल उसी तरह से अकबर का भी अंतिम आक्रमण यही किला था, असीरगढ़ का किला। और काफी मेहनत के बाद ये किले को दरअसल में जीता गया। तो इसी जीत की खुशी में अकबर ने इसको सोने की चाबियों से इसलिए खोजा था, क्योंकि अकबर को लगता था कि अब साउथ विजय बहुत आसान हो गई है मेरे लिए, क्योंकि सबसे बड़ा राह का रोड़ा जो असीरगढ़ का किला था वो हमने दरअसल में क्या कर लिया है, फतेह कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह सोने की चाबियों से एक और व्यक्ति आगे चल के एक ताले को तोड़ेगा, वो व्यक्ति औरंगजेब। और औरंगजेब ने जब गोलकुंडा को जीता तब उसने उस महल की दीवारों में सोने का लॉक लगवा के राजकीय सम्मान के साथ उसको चाबियों से खोला था। याद रखना असीरगढ़ के किले में औरंगजेब भी शामिल हो जाएगा। क्यों? गोलकुंडा के किले, और दोनों की एक ही सिमिलैरिटी, इसको भी सोने की चाबी से खोला गया, इसको भी सोने की चाबी से खोला गया। मतलब उस समय ये सबसे इंपॉर्टेंट किलों में से एक माने जाते थे। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, आपको मैंने शुरू में पढ़ाया था कि आदमगढ़ एक ऐसा स्थल है जो होशंगाबाद में है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्मदा नदी के किनारे है। यही मिला था पहला नर्मदा मैन, या यहीं पर जो मिला जीवाश्म है, जिसको डॉक्टर सांकलिया ने बताया था कि ये सबसे पुराने जीवाश्मों में से एक है। तो याद रखना आदमगढ़ पुरातात्विक स्थल होशंगाबाद में है। नदी भी आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, नर्मदा नदी के किनारे है। और यहाँ पर आदमगढ़ के जो पुरातात्विक स्थल है, यहाँ पर पत्थरों पर चित्रकारी मिलती है। और डॉक्टर वी एस माफी चाहता हूँ विष्णु श्रीधर वाकड़कर वो व्यक्ति है जिन्होंने इनकी खोज करी है। तो ये भी याद रखना, संकलिया ने नर्मदा मेन खोजा था, मतलब पहला अवशेष खोजा था, लेकिन श्रीधर विष्णु जी जो हैं उन्होंने आदमगढ़ पुरातात्विक स्थलों की खोज करी। मतलब इनको जमीन से कुछ नमूने मिले हैं जिनमें अंक हैं, चित्र, या जिस तरह के चित्र अंकित है वो कहीं ना कहीं पुराने समय की चित्रकारी को प्रदर्शित करते हैं। अब मैंने आपको जब सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब जब सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको पढ़ाया था नवदा टोली। और नवदा टोली ये जो जगह है, ये ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता, मतलब इस सभ्यता में जो नवदा टोली के अवशेष हमको मिले हैं, यहाँ पर धातुओं के साथ साथ में कांसे को प्रमोट किया जाता था, तांबे को प्रमोट किया जाता था, इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अब आता मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज कि नवदा टोली जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो खरगोन जिले में स्थित है। और एक व्यक्ति है जिनका नाम है हसमुख धीरज लाल सांकलिया, इन्होंने दरअसल में इसकी खोज करी थी। कब? सन 53-54 में। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। मैंने ताम्रकालिक पाषाणों में आपको स्थलों के नाम भी गिनवाए थे, जिसमें कायथा करके आता है ना, एक एरण आता है। तो ये ताम्र का पाषाण कालीन सभ्यता के जगहें हैं जहां पर इनके प्रमाण मिलते हैं। अब एक आता है कलिंजर का, माफी चाहता हूँ, सॉरी, कजलीगढ़ का किला, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कजलीगढ़ का जो किला है ये इंदौर के पास है, तो निश्चित रूप में कोई ना कोई होलकर तो बनाएगा। आपको ये नाम याद रखना है, शिवाजी राव होलकर। तो शिवाजी राव होलकर ये भी मराठा साम्राज्य का एक पार्ट है, होलकर। इंदौर के पास जब आप खंडवा रोड पे जाते हैं तब आपको ये कजलीगढ़ किला मिलता है। और यहीं पर जानवरों के शिकार खेलने के लिए दरअसल में सेफ प्लेस भी है, कि आप जब भी कभी राजा कभी आया करते, जैसे होलकर राजा जब भी जाया करते शिकार के सिलसिले से, अगर भटक जाते तो फिर वो इसी शिकारगाह में रुका करते थे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो किला है ये अपने भूत प्रेतों और दूसरी चीजों के लिए भी काफी फेमस रहा है। तो इसलिए कभी कभी यहाँ से इस तरह की चीजें आने लगती हैं,
और इतिहास में इनके बारे में इस तरह की किंवदंतियां भी हैं। तो विस्मय चीजों के लिए भी काफी ज्यादा फेमस है, इसलिए बस, और कुछ भी नहीं है ना ये चीज। अब एक आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ग्वालियर नगर किसने बसाया था और ग्वालियर का किला किसने बसाया था। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन, इसलिए मैंने साफ साफ लिखा है। पहले तो मैं एक व्यक्ति का नाम बता रहा हूँ आपको, जिसका नाम है राजा सूरज सेन। ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, तोमर वंश के शासकों में आएगा। तो एक राजा सूरज सेन है, राजा सूरज सेन ने एक ऋषि है, ऋषि गालव, उनकी स्मृति में बनवाया था ग्वालियर का किला। आप अच्छे से देख लो कहीं आपसे गलती तो नहीं हो रही है। बहुत महत्वपूर्ण है कि ग्वालियर का किला जो बनवाया गया है, इनको किलों का जिब्राल्टर भी कहते हैं या किलों का किला भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में जितने भी किले हैं उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग इसी को माना जाता है, इसलिए जिब्राल्टर ऑफ एमपी भी कहा जाता है या जिब्राल्टर ऑफ किला भी कहा जाता है। तो राजा सूरज सेन ने इनको ऋषि गालव की स्मृति में बनवाया था। अब आता मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ग्वालियर नगर किसने बसाया है। तो ध्यान से सुनना, इसमें एक कहानी आती है। ग्वालिया नाम का एक साधु है, और ग्वालिया नाम का एक साधु है, वो एक व्यक्ति को ठीक करता है जिसका नाम है राजा सूरज सेन। याद रखना ये वही सूरज सेन है जिन्होंने ग्वालियर का किला बनवाया था। तो राजा सूरज सेन को एक बीमारी थी, कई किताबों में पांडु लिखा है, कई किताबों में चर्म रोग लिखा है, इसलिए अपन नहीं जाते हैं। इस बीमारी को एक ग्वालिया नाम के साधु ने ठीक किया था। तो मुझे आगे की स्थिति बताने की जरूरत नहीं है कि उसी साधु के नाम पर ग्वालियर नगर को बसाया गया। और धीरे 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 ये सूरज सेन ने आसपास के काफी सारे एरिया को जीत लिया, और काफी सारे को एरिया को जीतकर इन्होंने बनवा दिया वहीं ग्वालियर का किला। परंतु नगर बसाया गया है ग्वालियर साधु की स्मृति में, और ग्वालियर का किला बसाया गया है या बनाया गया है ऋषि गालव की स्मृति में। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना, यही गलती हो जाती है कि किला यदि ग्वालियर का है तो गालव ऋषि, और यदि नगर बसाया गया है तो इनकी स्मृति में ग्वालियर साधु, जिन्होंने उनको राजा सूरज सेन को सही कर दिया था उस पर्टिकुलर रूट से। अब इसके बाद आता है धार का किला। तो धार का किला कहाँ स्थित है, तो निश्चित रूप में धार में ही स्थित है। परंतु एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पेशल जो पत्थर है ये पूछा जाता है कि धार के किले में कौन से पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। तो आंसर है लाल बलुआ पत्थर। और लाल बलुआ पत्थर दरअसल में याद रखना एमबीटी ने मंगाए थे सन 1344 में। और 1344 में जब साउथ इंडिया को फतेह करके लौट रहा था, और उसी समय इसने दरअसल में रास्ते में जब एमपी में धार पड़ा तो वहां इस किले का निर्माण करवाया अपनी जीत की खुशी में। तो दो सिंपल से क्वेश्चन कि किसने धार का किला बनवाया था और कौन से पत्थर इस्तेमाल हुए थे। अब आता मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि आप धार के किले में एक महल है जिसको कहते हैं खरबूजा महल, धार के किले में ही है ये, यहीं से अगर आप चढ़ें तो आपको पूरा का पूरा धार दिखाई देगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा महल है धार में जहां से खड़े होकर आप पूरी सिटी को देख सकते हैं। तो आंसर है खरबूजा महल। ये थोड़ा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। असीरगढ़ का किला अपन ने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले। असीरगढ़ के किले को एक अहीर राजा ने बनवाया था जिसका नाम है आशा। उसी तरह से अपन ने चंदेरी का किला पढ़ा था मेदिनी राय और बाबर के समय पे। तो यदि आपसे पूछा जाए कि वो चंदेरी का किला किसने बनाया था, तो एक प्रतिहार वंश का शासक है जिसका नाम है कीर्तिपाल। मतलब इस तरह में यदि आप बाजू से ही लिख लें चीजें कि असीरगढ़ का किला अकबर का अंतिम विजयी अभियान है ना, और ये चंदेरी का किला तो मेदिनी राय वर्सेस बाबर, तो कई बार ये चीजें याद करने में आसानी हो जाती है और ये अलग से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मिल जाते हैं अपन को। अब चाहता तो मैं ये बोल देता आप खुद पढ़ लेना, लेकिन मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये चीजें थोड़ी थोड़ी माइंड में कुछ कुछ सेट हो जाए। अब एक आता है गिन्नौर का किला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कम से कम 10 बार पूछा गया ये क्वेश्चन। गिन्नौर का किला परमार राजाओं ने बनाया है, और कहां पर बनाया था भैया जी, रायसेन में बनाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परंतु जब भी हम गिन्नौर के किले की बात करते हैं तो गिन्नौर का किला इतना ही स्ट्रॉन्ग था जितना रणथंबोर का किला स्ट्रॉन्ग माना जाता था। तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है निजाम शाह। निजाम शाह ने गिन्नौर के किले को पूरे मालवा में सबसे स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करी थी।
तो इसलिए निजाम शाह का नाम आज भी लिया जाता है कि निजाम शाह ने इस किले को नया स्वरूप दिया, इसकी दीवारों को बहुत ऊंचा करवाया, तोप के एक साथ 2 गोले भी यदि दागे जाएं तो झेलने की कैपेसिटी रहेगी दरअसल में, और इसको अपनी बाद में राजधानी भी डिक्लेयर किया इस किले को, और इसी किले के अंदर अपनी आवाम को भी सुरक्षित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन पटे पड़े हैं, याद रखना। मात्र इन 2 लाइनों में 10 क्वेश्चन बनते हैं। कहाँ स्थित है गिन्नौर का किला, कौन से शासकों ने निर्माण करवाया है, निजाम शाह का संबंध किस किले से है, नया स्वरूप किसने दिया, किसने दीवारें ऊंची करवाई, और फिर फाइनल में है इसी किले को अपनी राजधानी भी डिक्लेयर करता है ये व्यक्ति है निजाम शाह। नरवर का किला जब भी हम बात करते हैं तो राजा नल हैं, और वो जिस रानी को सबसे ज्यादा चाहते थे उसका नाम है दमयंती। तो राजा नल और उनकी पत्नी दमयंती, इन दोनों की याद में ही बना है दरअसल में नरवर का किला, और ये कहीं और नहीं बल्कि सबसे ऊपर मध्य प्रदेश का जो सिर है शिवपुरी में स्थित है। अब इसके बाद आता है मंदसौर का किला। एमपीपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता क्यों, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, और अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, और उसके बाद ये जो पोर्शन है ये समाधि है भैया जी। अब ये किसकी समाधि है, ये यहाँ पर मुझे ऊपर समाधि लिखना था, हालांकि आप समझ जाओगे, अभी उसको ऑटो करेक्ट करके भेज देता हूँ। डिंडोरी जिले की तहसील सहपुरा में एक जगह है बालपुर, ये बालपुर जगह समाधि है, किन की समाधि है, रानी अवंतीबाई की। अब यदि आपसे पूछूं अवंतीबाई कौन है, तो आप बोलेंगे कि अवंतीबाई वो है जिसका जन्म मध्य प्रदेश के सिवनी के मनखेड़ी में हुआ था। याद रखना, जन्म हुआ है यहाँ पर, और ब्याही कहाँ गई हैं, मंडला जिले की रामगढ़ रियासत में। मैंने कई बार आपको बताया है रामगढ़ रियासत की लक्ष्मीबाई किन्हें कहते हैं, रानी अवंतीबाई लोधी को। और किन से इनकी शादी हुई थी, राजा विक्रमजीत से। यदि मैं बात करूं कि लक्ष्मीबाई कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगाधर राव से इनका विवाह हुआ। और याद रखना, ये जहाँ ग्वालियर में मरती हैं उस जगह, उसी के पास में एक उद्यान है जिसका नाम है फूल बाग, और वहीं से ग्वालियर स्टेशन पास पड़ता है, जिसका निर्माण माधव राय सिंधिया द्वारा करवाया गया था। तो ये स्थापत्य कृतियां हमारी हुई समाप्त।